नमस्कार। आज का जो विषय है कि 27 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर्ड हुए हैं, उनकी बेंच ने साथ में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने एक जजमेंट दिया जिसमें 3 रिस्पोंडेंट एडवोकेट विजय कुरले, एडवोकेट नीलेश ओझा मैं और रशीद खान पठान ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव, इन तीनों को कोर्ट अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया। तो उस संबंध में जो कई सवाल उठ रहे हैं कि एग्जैक्ट में वो निर्णय क्या है और उसमें हमारा स्टैंड क्या है। तो इस बारे में जो कई मीडिया के लोगों ने सवाल पूछे, उसका एक जवाब देने के लिए ये क्लिप बनाई गई है। तो पहली चीज़ कि वो जो जजमेंट है 27 अप्रैल 2020 का, वो जजमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और लार्जर बेंच, मतलब ये 2 जज बेंच था जस्टिस गुप्ता का, इससे जो लार्जर बेंच था 3 जज बेंच बाल ठाकरे वर्सेस हरीश पिंपल खुटे मामले में 2005 एसएससी का जो जजमेंट है, उसके अगेंस्ट में दिया गया है। इसलिए ये जजमेंट पर इंक्यूरियम है। अभी कॉमन मैन को पर इंक्यूरियम ये वर्ड नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पर इंक्यूरियम यानी अगर किसी वरिष्ठ न्यायालय का लार्जर बेंच के आदेश के खिलाफ अगर कोई जूनियर बेंच, स्मॉलर बेंच, नीचे का कोर्ट कोई भी आदेश देता है तो वो आदेश अप्रभावी, नल एंड वाइड, निरस्त, खारिज माना जाता है। तो अभी मेन मुद्दा क्या था कि जब ये बात हमने कोर्ट के नज़र में लाई और उसमें रिकॉल एप्लीकेशन लगाया, रिकॉल एप्लीकेशन ने आपका आदेश गलत है, अब आपका आदेश वापस ले लो। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, इसकी सुनवाई रखी 4 मई को। 1 मई को अर्जी दिया, 1 मई के आदेश में लिखा ठीक है 4 मई को हम इस पर सुनवाई करेंगे। 4 मई को जब ये मामला आया तो कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि ये हमारा स्टैंड है कि बाल ठाकरे के केस के नियमों के अगेंस्ट में आदेश पारित किया है और दूसरे हमारे ऐसे 19 ग्राउंड है कि ये आपने 19 गलतियाँ की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपके पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप रिकॉल एप्लीकेशन में नहीं ले सकते, आप इसको रिव्यू में लीजिए। मतलब ठीक है, जो हमारे गलतियां हैं उसको हम रिव्यू में देखेंगे। और ऐसा कहते हुए कि रिकॉल एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल बोला, लेकिन रिव्यू का पॉइंट लिबर्टी ओपन रखा और इस तरह से आदेश 4 मई का पारित किया कि नहीं, इसमें ये बातें सब रिव्यू में देखी जाएंगी और जो कि 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और 2000 का कॉस्ट जो फाइन वो इम्पोज किया गया। अब उसमें 2 चीज़ें कि कोर्ट ने बोल दिया कि अब इसमें रिव्यू का ग्राउंड्स है, ये रिव्यू आप ये ग्राउंड्स रिव्यू में रेस कीजिए। लेकिन अभी कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, कुछ अनपढ़ वकील हैं जिन्होंने ना तो आदेश पढ़ा है, ना जिनको लॉ की ठीक जानकारी है, उन्होंने एक खबर फैलाना चालू कर दी, इनको अभी सजा हो गई, अब इनके सारे अर्जी रिजेक्ट हो गए। तो कैसा है कि वो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब नीम हकीम खतरे जान। तो अभी हमको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारे वेल विशर है उन्होंने कहा कि आप एक बार बता दो। कॉमन मैन भी है जो कई लोगों की नज़रें है इस केस पे कि वो ये देखना चाह रहे थे कि ये केस में होता क्या है। तो कई लोगों की इससे आशाएं जुड़ी हुई थी। जो कॉमन मैन था, जो भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोसिक्यूट करना चाहता था, उनको इस केस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। तो इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अभी देखिए दूसरी बात, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को, ये 2 जज बेंच ने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ये बाइंडिंग नहीं है, लागू नहीं है। ये क्यों लिखा? पहले हमको नोटिस दिया क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, हमने कहा आपका नोटिस गलत है, ये 25 केस लॉ। कोर्ट के ख्याल में आ गया कि चलो इसमें तो ये केस खारिज होता है, तो बोले फिर स्टैंड चेंज। फिर कोर्ट ने बोला नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं, आर्टिकल 129 में केस है। तो फिर हमने दूसरा जजमेंट दिया, ये फुल बेंच का जजमेंट, पल्लव सेठ वर्सेस कस्टोडियन। तो पल्लव सेठ के 2001 एसएससी के जजमेंट में क्लियर कर दिया है, वो आर्टिकल 129 रहो चाहे वो सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। सुप्रीम कोर्ट को जब भी कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम कोर्ट को उस कार्रवाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत ही करना है। सुप्रीम कोर्ट अपना मनमानी काम नहीं कर सकता है।
ऐसा पल्लव सेठ में बोला, पल्लव सेठ को फिर से फॉलो किया गया माहेश्वर पेरी में। उसी जज ने, उसी जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने उस कानून को फॉलो किया। और उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी और अरुण शौरी, ये मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको संविधान पीठ कहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी किया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 में भी जब कार्रवाई करता है तो उसको सेक्शन 15, सेक्शन 13, सेक्शन 17 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत ही कार्रवाई करना है और उसको सारे जो भी बेनिफिट रिस्पोंडेंट एलिस्ट कंटेम्प्टर को है वो उसको देने हैं। तो ये इस तरह जो जजमेंट है जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने दिया, जो अभी रिटायर्ड हो गए, वो नल एंड वॉइड हो जाता है और ये केस लॉ उनको नज़र में लाकर दिया गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये रिकॉल में नहीं कंसिडर करेंगे, रिव्यू में करेंगे। लेकिन ऐसे कई केसेस है, इनका ये भी कहना ये भी गलत है, क्योंकि AR अंतुले जो महाराष्ट्र के फॉर्मर बैरिस्टर AR अंतुले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनके केस में यही विषय आया था। तब सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच, 4 जज 5 जज कोई भी बेंच ऐसा कुछ आदेश पारित करता है जिसके किसी के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद का वो आदेश खुद इनहेरेंट पावर में रिकॉल कर सकता है, उसके लिए कोई रिव्यू की अर्जी की जरूरत नहीं है। तो इन 2 जज ने क्या करना चाहिए था कि वो अपने ऑर्डर में लिखना चाहिए था कि बाल ठाकरे का केस लॉ हमको लागू नहीं पड़ता है, पल्लव सेठ का केस लॉ हमको लागू नहीं पड़ता है, जो 19 केस लॉ हमने दिए वो लागू नहीं पड़ते करके हम इसमें रिव्यू नहीं मेंटेनेबल है, इसमें हम हमारा रिकॉल नहीं करते। या तो दूसरा ऑप्शन क्या था उनके पास कि वो ये अगर केस लॉ लागू पड़ता है तो खुद ही रिकॉल कर लेते, वो उसमें फिर फॉर्मेलिटीज, आप एक रिव्यू एप्लीकेशन लगाओ, ये लगाओ। तो ये जो बातें हैं ये उन्होंने मेरी नज़र में और ये AR अंतुली के केस लॉ के तहत उन्होंने ये गलत किया है। सेकंड थिंग, जब उसमें रिव्यू का ऑप्शन लिखा है कि आप रिव्यू फाइल कर सकते हो, ऐसे में उन 2 जज ने सेंटेंस उसमें लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि रिव्यू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। अगर रिव्यू डिसाइड हो जाता और वो केस खारिज हो जाती तो फिर उस सेंटेंस का क्या मतलब रह जाता, क्योंकि सेम हुआ था बाल ठाकरे जब उनके खिलाफ केस चला नागपुर में, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में, तो उनके खिलाफ भी वैसा ही हुआ। यहाँ हाईकोर्ट ने केस चलाया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि मामला सबसे पहले चीफ जस्टिस के पास रखना चाहिए था, तुमने खुद होकर उस मामले का संज्ञान लिया, तुमने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, इसलिए तुम्हारा प्रोसीडिंग खारिज हो गया। तो भी नीचे के कोर्ट ने बोला नहीं, तुमको सजा। फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में 2 जज के पास गया, 2 जज ने बोला ये बड़ा विषय है, इसको 3 जज के पास गया। जब लार्जर बेंच के पास गया तो लार्जर बेंच ने बोला कि जब तुमने टेक्निकल ही गलत काम किए, चीफ जस्टिस ने इसमें कॉग्निजेंस ही नहीं लिया है, तो बाद में सजा का वगैरह सवाल का उठता है, पूरी केस खारिज कर दिया। तो ये सिमिलर केस एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, हियरिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। रशीद खान पठान के वकील का तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं था। आप देखिए आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब अगर एक प्राइम मिनिस्टर है और एक कॉमन मैन है, दोनों अगर किसी केस में उत्तरवादी है, रिस्पोंडेंट है, अक्यूज है, कंटेम्प्टर है, दोनों को एक ही कानून के तहत चलाया जाएगा। उसके लिए दूसरा एक कोई प्रोसीजर कोड नहीं है, इसके लिए दोनों के लिए सेम लॉ है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सिमिलर केस रैनबैक्सी के सिंह ब्रदर के खिलाफ था। उसमें 3 जज बेंच था, उसमें वन ऑफ द यही जज जो अभी रिटायर्ड हुआ है जस्टिस गुप्ता, यही जज उसमें जज थे। उन्होंने जजमेंट दिया 15 नवंबर 2019 को। उसमें लिखा कि ठीक है तुम कंटेम्प्ट के दोषी हो, सजा पे क्या कहना है, इसकी सुनवाई के लिए समय दिया 90 दिन का। और सबसे खास बात, उन 3 जज में से एक जज जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है, वो रंजन गोगोई रिटायर्ड हो रहे थे 19 नवंबर को, 4 दिन के बाद। उसी जज ने, उसमें आज तक फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, 90 दिन फिर बाद में और 30 दिन ऐसा बढ़ता रहा। और हमारे मामले में 27 अप्रैल को ऑर्डर दिया कि ठीक है आप इसमें गिल्टी हो, आपको सेंटेंस पे क्या बोलना है। तो हमने तो रिकॉल एप्लीकेशन लगा दिया। रिकॉल एप्लीकेशन लगाने के बाद में वही जज जो दूसरे को 30 दिन का समय देता है, 90 दिन का समय देता है, 3 महीने का समय देता है, वही जज ये मामले में बोलता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ 3 दिन का समय दूंगा।
NFL वर्सेस टर्की का 2013 का SCC 600 पेज नंबर का जजमेंट है, उसमें यही रिकॉल के पॉइंट पे 3 साल हियरिंग चला था। यहाँ पर हमारे पास ना प्रॉपर बुक्स, एक्सेस टू माई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं था, तो भी वो पीछे लग गए, आपको आर्गूमेंट करना ही है। हमने कहा वी आर नॉट गोइंग टू आर्ग्यू, ये हमारे पॉइंट है, हमको समय चाहिए। यही बात रशीद खान पठान के एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी ने रखी, उन्होंने ऑर्डर में लिखा जज ने आपने, और उसमें बाद में लिखते हैं कि नहीं नहीं अभी तो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ क्योंकि मैं कल रिटायर हूँ, बाद में आप इसको सेटिस्फाइड करके लो, आपको क्या करना है बाद में कर लो रिव्यू में। तो ये जो टेंडेंसी है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। और अनड्यू हैश जो दिखाया गया है कि ये जज रिटायर हो रहा है, ये कोई कानून थोड़ी है। जज अगर रिटायर्ड हो गया, उसमें तो सेम मैटर में रैनबैक्सी में तो जस्टिस गोगोई रिटायर्ड हो गए थे, तो उस समय तो कैसा फिर 90 दिन का समय दिया गया। तो ये जो भेदभावपूर्ण नीति जो अपनाई गई, इसको कहा जाता है आर्टिकल 14 का वायलेशन। उसके बाद में इन जज लोगों ने अपने आदेश में क्या लिखा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस दीपक गुप्ता ने, कि ये मामले में बोले रीट मेंटेनेबल नहीं है, रीट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, आपको रिव्यू भी फाइल करना पड़ेगा। पहले कहा कि रिकॉल मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आपने कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया कि आपको आर्गुमेंट करने का मौका नहीं दिया गया। ये बात एकदम 200% झूठ लिखी गई ऑर्डर में, क्योंकि 16 मार्च को कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया और कोर्ट की ऑर्डर से जो रिटर्न सबमिशन सबमिट किए गए थे 2 मार्च के ऑर्डर पे 16 मार्च को जो रिटर्न सबमिशन किए गए थे, जिसकी रिसीव्ड हमारे पास है, जो पार्ट ऑफ रिकॉल एप्लीकेशन थे, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि जस्टिस दीपक गुप्ता ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 एडवोकेट विजय कुर्ले के काउंसिल जो पार्थो सरकार थे उनको कोर्ट में धमकी दी, इसलिए वो आर्गुमेंट नहीं कर पाए। और जो एमेकस क्यूरी एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा थे, उन्होंने 2 बार आर्गुमेंट किया और उन्होंने 2 मार्च को शाम को 4:30 बजे 93 पेज का आर्गुमेंट दिया। तो हमको जब जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि आप ओरल आर्गुमेंट मत करो, आप सिर्फ 10 पेज में आपका जवाब दाखिल करो, ये इनजस्टिस है। इसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रिटन आर्गुमेंट इज नो सब्सटीट्यूट टू ओरल आर्गुमेंट, और अगर ऐसा कोई जज ऑर्डर पारित करता है तो ऑर्डर नल एंड वाइड समझा जाएगा। तो ये एक खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करके उनको दिया गया। फिर उनको बताया गया कि आपने जो धमकी दी है, धमकी एडवोकेट को देना इटसेल्फ इज ए ग्राउंड टू विशिएट द एंटायर प्रोसीडिंग, आपको फ्रेश हियरिंग देना पड़ेगा। ये ग्राउंड उसमें लिया गया। ये इतना सब लेने के बाद, और हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिजोल्यूशन भी लिखा कि जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऐसी धमकी दूसरे वकील को दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिजोल्यूशन पास किया, काउंसिल कोर्ट में हाजिर हुए और तब जस्टिस अरुण मिश्रा ने माफी मांगी थी। तो ये सब बातें जब उनको नजर में लाई गई तो उस पर एक वर्ड उन्होंने अपने ऑर्डर में नहीं लिखा। अगर सचमुच उनको ईमानदारी दिखानी होती तो ऑर्डर में लिखते और कहते कि ये कानून लागू नहीं होता है, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं लिखा गया। बाद में 4 मई के ऑर्डर में वो लिखते हैं कि इनका ये ऑब्जेक्शन ही नहीं था कि इनको आर्गुमेंट का मौका नहीं दिया करके रिकॉल मेंटेनेबल नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी वहां पर था। तो अगर कोर्ट कुछ गलती करता है या तो किसी झूठी चीज पे रिलाय करता है या जो जिस किसी भी कारण की वजह से अगर झूठा ऑर्डर में आता है, रॉन्ग प्रीमाइस पे ऑर्डर होती है, तो दिस इटसेल्फ इज ग्राउंड टू रिकॉल द ऑर्डर करके फुल बेंच का, लेटेस्ट जस्टिस रमन्ना का 3 जज बेंच का 6 दिसंबर 2019 का जजमेंट है, उस जजमेंट का भी अपमान इस 2 जज बेंच ने किया है, बाहर ठाकर के जजमेंट का अपमान किया है। उसके बाद इसीलिए ये जो ऑर्डर है 4 मई का इटसेल्फ नल एंड वाइड है और उसका हम अभी रिकॉल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या लिखा अपने ऑर्डर में कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हो गए, लेकिन हम भी उनके इक्वल है। हम इंडिविजुअल कोई भी जज को कोई भी आदमी लेटर भेज दे, वो अपना अपना कोई भी केस खुद का कॉग्निजेंस ले सकता है। वो कोई भी केस मतलब जिसमें वो खुद आरोपी है वो केस को खुद चला सकता है जज, और बाद में चाहे तो चीफ जस्टिस के पास रख सकता है। ये गलत नहीं है। इसके बारे में हमने कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स का 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज खुद होके कोई मैटर नहीं लेगा जब तक उसको चीफ जस्टिस वो मैटर असाइन नहीं करता है।
अगर ऐसा कोई भी प्रकाश चंद स्टेट वर्सेस प्रकाश चंद 1998 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 1, ये जो कानून बताया गया है, ये कानून के खिलाफ जाके कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर की वैल्यू खत्म हो जाएंगी, उस ऑर्डर पे किसी ने एक काम नहीं करने का, उसको नहीं मानने का, ऐसा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है। और वही प्रकाश चंद के लॉ के तहत कंटेम्प्ट के मामले चलाए जाएंगे, PN दूड़ा के लॉ के तहत कंटेम्प्ट के मामले चलाए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट कानून बाल ठाकरे वर्सेस हरीश कुंभलकुटे में लार्जर बेंच ने बोल दिया। तो लार्जर बेंच बाइंडिंग है, ये स्मॉलर बेंच बाइंडिंग नहीं है, तो इनका ऑर्डर ऐसे भी नल एंड वाइड विशेड पर इंक्वायरी हो गया है। इसके बाद में इनका कहना था कि PN दूड़ा के गाइडलाइन, PN दूड़ा 1988 का वर्सेस शिवशंकर का जजमेंट है, उसमें गाइडलाइन ऐसे थे कि अगर किसी भी मामले में किसी भी जज के पास कोई लेटर आता है, पत्र आता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये मामले में ऐसा कंटेम्प्ट हुआ है, तो उस जज की ये जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी, कि उसने वो लेटर, वो इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास रखने की। तो हमारे केस में क्या हुआ कि रशीद खान पठान के केस कंप्लेंट में और एडवोकेट विजय कुर्ले कंप्लेंट में, दोनों केस में आरोपी थे जस्टिस नरीमन और जस्टिस विनीत सरन। तो दोनों ने खुद के खिलाफ का कंप्लेंट का कागज अपने पास बुलवा लिया और उसी को खुद ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके बिना चीफ जस्टिस की परमिशन लिए नोटिस निकाला। तो बाल ठाकरे में PN दूड़ा में क्लियर लिखा है कि ऐसे आदेश, ऐसी कॉग्निजेंस, ऐसी कंटेम्प्ट खारिज, नल एंड वाइड विशेड हो जाएगी। अब जब ये बात हमने नजर में लाकर दी कोर्ट की, तो अभी कोर्ट को लगा कि ये इसमें से तो बाहर निकलने का चांस ही नहीं था, तो उन्होंने उसमें एक नया लॉ बना दिया। नया लॉ मतलब इलीगल लॉ। तो ऑर्डर में लिखा कि PN दूड़ा ये जो है ना, ये हमको बाइंडिंग नहीं, सिर्फ आर्बिटर है। अभी ये 2 जज बेंच कह रहा है कि हमको बाइंडिंग नहीं है, उसके ऊपर फुल बेंच और देश के 238 बेंच, सारे हाई कोर्ट, सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो बाइंडिंग है। तो ऐसे में एकदम क्लियर है, इट इज पर इंक्यूरियम नल एंड वाइड ओवरऑल जजमेंट। तो ये जो इनका जजमेंट है, इसकी लीगल में कोई वैल्यू नहीं है। ये इस बारे में हमने हमारा रिकॉल एप्लीकेशन नया बनाया है और वेरी सुन वो फाइल हो जाएगा, और उसमें अपेक्षा है कि अभी जस्टिस होगा। और इस मामले में जो मेन केस था, मेन केस ऐसा था कि एक एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा जी है, उनको 2 जज ने बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी प्रोसीडिंग के डायरेक्ट बोल दिया तुम कंटेम्प्ट के गिल्टी और सजा दे दी। तो कोई भी व्यक्ति को, यहाँ देश में कसाब के भी खिलाफ ट्रायल चलता है और एक वकील को तुमने ऐसा सजा दे दिया। इसलिए बार एसोसिएशन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष होने के नाते विजय कुर्ले जी ने कंप्लेंट किया। और दूसरे एक मामले में, आरिश कुरैशी के मामले में, एक पत्नी के लीगल प्रोसीडिंग को इसी बेंच ने गलत तरीके से खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अवमानना करते हुए। इसलिए रशीद खान पठान ने कंप्लेंट फाइल किया। तो ये जो कंप्लेंट थी, ये कंप्लेंट में, ये पूरे ऑर्डर में कोर्ट ने ये कहीं नहीं लिखा कि वो जो कंप्लेंट में जो आरोप लगाए गए थे कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन के बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का अपमान करके गलत प्रोसीडिंग चलाया, गलत सजा दिया वकील को, वो आरोप गलत थे, ये कहीं लिखा ही नहीं है। सिर्फ 2-4 लाइन लिखने के, और ये झूठा है, वो झूठा है। अरे भाई, रिस्पोंडेंट 1 और 2 ने राइटिंग में एफिडेविट पे प्रूफ दिए, सेकंड अर्जी दिया कि हमको हमारे और प्रूफ देने की परमिशन दी जाए। तीसरी बात, कानून क्या कहता है, जस्टिस नरीमन ने जो लेटर था उनके पास कहाँ से आए, ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर कोई जज कोई अपना पर्सनल प्राइवेट लेटर अगर कोई रिकॉर्ड पे लगाता है, तो ऐसे में उस जज को जब तक विटनेस बॉक्स में बुला के उसको एग्जामिन नहीं करते, वो लेटर पे तुम रिलाय नहीं कर सकते। ये मूरतलाल का जजमेंट है, इसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी का 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2014 के प्यारा 6 में लिखा है कि ऐसा तुम कंटेंट में रिकॉर्ड पे कोई लेटर ले ही नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में हमने अर्जी लगाया था, रशीद खान पठान ने बोले जस्टिस नरीमन को, जस्टिस विनीत सरन को, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को विटनेस बॉक्स में बुलाओ, अभी सब क्लियर हो जाएगा इनके पास लेटर कहां से आया। तो तब कोर्ट उस अर्जी को रिजेक्ट भी नहीं किया कोर्ट ने, और डायरेक्ट, और ऊपर से इन्होंने बोला कि हमारे पास में प्रूफ्स है कि कैसा जस्टिस नरीमन ने फ्रॉड किया है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है, हम सब प्रूफ देने को तैयार है।
तो प्रूफ देने को तैयार है, तो विटनेस बुलाने का अर्जी रिजेक्ट भी नहीं किया, और इन्होंने विटनेस बुलाने का अर्जी दिया, ये ऑर्डर में भी नहीं लिखा है। तो इसलिए ये झूठे प्रीमाइस पे गलत तरीके से ये आदेश दिया गया, इसलिए आदेश नल एंड वाइड है। और एक ऐसे ही सिमिलर केस में अभी उन्होंने क्या किया, खुद के ही आदेश के खिलाफ ऐसे गलत 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 3 आदेश दिए। पहले क्या कहा उन्होंने, नई एक स्टोरी बताई। क्यों कहा कि एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा, नीलेश ओझा, रशीद खान पठान और विजय कुरले, तो बोले ये जो 4 के खिलाफ में जो कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट गलत है, मैथ्यू नेदुम्पारा का और ये इन तीनों का कोई लेन देन नहीं, मैथ्यू नेदुम्पारा डिस्चार्ज। ये ऑर्डर है 2 सितंबर 2019 का, 2 सितंबर। उसके बाद में फिर हमने बताया कि यह और तुम्हारी 10 गलतियां हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नीलेश ओझा का और रशीद खान का ये केस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, रशीद खान अलग, नीलेश ओझा और विजय कुरले का केस अलग। और मुझे बोला कि आप सिर्फ इस बारे में बताओ कि ये विजय कुरले का लेटर आपके परमिशन से गया कि नहीं। उस पर मैंने एफिडेविट दिया। विजय कुरले ने बोला कि इसमें नीलेश ओझा का कोई संबंध ही नहीं है। रशीद खान ने तो पहले ही लिख दिया था इनमें नीलेश ओझा का संबंध नहीं, लेकिन कोर्ट ने बोला ठीक है ना, हम मान लिया हमने आपका कि इसमें उनका संबंध नहीं है, आप आपका केस बनाओ। आपके आर्गुमेंट हुआ और 27 अप्रैल को जजमेंट आया, तो ये खुद के जजमेंट के खिलाफ बोले ये मैथ्यू ओझा, रशीद खान पठान, कुरले, ये सब मिले हुए हैं। उनका खुद का ये ऑर्डर कह रहा है कि ये मिले हुए नहीं है, एक दूसरा ऑर्डर कह रहा है कि ये मिले हुए हैं। तो लालू प्रसाद 2017 के केस में क्लियर कह दिया कि एक ही मैटर में अलग अलग 2 ऑर्डर नहीं हो सकते। तो इन्होंने इस तरह के 2 ऑर्डर दिए, ये भी आर्टिकल 14 का वायलेशन, ये भी ऑर्डर नल एंड वाइड हो गए कि ये सेम प्रोटेक्शन, या तो तुमको पहले का ऑर्डर रिकॉल करना पड़ेगा, और लेकिन क्योंकि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो 362 सीआरपीसी में खुद रिकॉल नहीं कर सकते, इनको मैटर भेजना पड़ेगा लार्जर बेंच। तो इतना ऐसे ही इनको क्या जल्दी आ गई कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सारे सीआरपीसी, सारे बोले हम कुछ मानते नहीं, को लॉ मानते ही नहीं। तुम लॉ नहीं मानते तो तुम्हारा आदेश लोग क्यों मानेंगे फिर? ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट कहता कि जो बड़े बेंच का लॉ नहीं मानता उसके आदेश तुम मानो मत, परिन कुरियम गए काम से हो जजमेंट्स। सो ये है। इसके अलावा अभी और एक पॉइंट है, इसमें तो कई गलतियां ऐसे, लेकिन एक लास्ट बट वन एक शॉर्ट में बताता हूं। इन्होंने क्या किया कि अपने ऑर्डर में लिखा कि बोले लगता है ये लेटर शायद चीफ जस्टिस के ऑफिस ने इनको पहुंचाया, जस्टिस नरीमन के बेंच को। इसका झूठ खुद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने उजागर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने राइटिंग में लिख कर दे दिया कि ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस नरीमन को नहीं पहुंचाया था, और जब जस्टिस नरीमन ने उस समय ऑर्डर लिखा था उस समय इनके पास में रशीद खान पठान और विजय कुरले की कंप्लेंट नहीं थी। आप तो ये फोर्जरी और इंक्वायरी का विषय है कि जस्टिस नरीमन और जस्टिस विनीत सरन, जब इनके पास वो कंप्लेंट की कॉपी नहीं थी तो ऑर्डर में इन्होंने वो प्रेयर लिखे कहां से? तो ये पार्ट ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का मामला बनता है। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें टेम्परिंग में कई जजेस को भी सजा हुई है, और ये लोगों ने दिल से ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा अपने ऑर्डर में कि तुम जज को गलत किया, मतलब एक ऑर्डर है उसका तुम आलोचना कर सकते, लेकिन जज की मंशा पे सवाल नहीं कर सकते, तुम उसका मैलाफाइड इंटेंशन था ये नहीं बोल सकते। तो इन्होंने ये जो इनका लॉ बताया ना, ये लॉ ऑलरेडी इनका लॉ ओवररूल्ड है। इसके ऊपर 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने CS कर्नल के मामले में लिखा है, ललित कलिता का जजमेंट रिलाय करके, कि अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम लिखो अपने ऑर्डर, अपने कंप्लेंट में कि ये जज ने इस तरह का करप्शन किया है। ये लॉ है। अभी उसके वजह से इनका ये जजमेंट नल एंड वाइड है। और एक कॉमन मैन को आप सोचिए कि एक आधा जज डायस पे बैठ के, कुर्सी में बैठ के बोलेगा 5 करोड़ मुझे दो, और इनका अगर जजमेंट माने जस्टिस दीपक गुप्ता का, तो क्या मतलब निकलता है उसका? तो ऐसा नहीं बोलने का कि जज ने रिश्वत लिया, तो ऐसा बोलने का कि जज साहब रुपए को देख रहे थे। तो ये जो है ना, ये ऐसा, ये कानून का राज है। ये लॉ जो भी है, सुप्रीम कोर्ट हो एनी हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद, जस्टिस निर्मल यादव थी, 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, उसके मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि नो वन इज अबव लॉ हाउस एवर हाई यू आर। मतलब बोले तुम कोई भी रहो, सुप्रीम कोर्ट का जज रहो, राष्ट्रपति रहो, प्राइम मिनिस्टर रहो, कोई भी रहो, लॉ से बड़ा कोई नहीं है।
तुम गलती करोगे तो तुमको कॉमन मैन की तरह तुम्हारे को सजा फेस करना है, केस फेस करना है। और खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वीर स्वामी का जजमेंट है, उसमें 1991 में 5 जज ने क्लियर किया, जब किसी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल की जाती है तो उसको कॉमन आरोपी की तरह वो केस चलेगा, कोई उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जस्टिस निर्मल यादव के जजमेंट में भी 2013 में वही लिखा है। तो ये जो इनका जजमेंट है जस्टिस दीपक गुप्ता का, ये पेटेंटली इलीगल है, नल एंड वॉइड है, पर इंक्रियाम है, विशिएटेड है। तो ये और कुछ है ऐसे कुछ दलाल वकील है, भ्रष्ट जजेस है, उनको बहुत तकलीफ होती है हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो उनको तो ओपन चैलेंज है। देखिए अभी वो लिखा हुआ छोड़िए, अभी ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो ओपन चैलेंज है, आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग लो, मैंने बताए हुए जजमेंट गलत है तो मेरे ऊपर कंटेंट फाइल करो, मेरे खिलाफ एक्शन लो, और नहीं तो चुपचाप माफ़ी मांग लो, इज्जत बचाओ सुप्रीम कोर्ट की। बस इतना ही मेरा कहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।